इस क्लास में मैं आपको अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैंने हर वो पॉइंट शामिल किया है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तथा भूकंप के लेके आपकी समझ को डेवलप करेगा। भूकंप होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ। तो इस क्लास को मैंने टोटल 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है जो कि कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें हम डिफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की एक सरल परिभाषा देखेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है काउज ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होगा एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा हमारा स्केल फॉर मेजरमेंट्स मीन्स अर्थक्वेक को जो है किस तरह से मेजर किया जाता है और कितने टाइप के स्केल्स हैं यहाँ पे। पांचवा पॉइंट हमारा टाइप ऑफ वेव यानी कि कितने तरह की तरंगे होती हैं जो भूकंप से निकलती हैं। छठे पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि धरती पे एक साल में कितने भूकंप आते हैं और वो कितनी क्षति करते हैं। और हमारा जो आखिरी सातवां पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे अर्थक्वेक जोन्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला आपका अर्थक्वेक जोन्स इन वर्ल्ड होगा और दूसरा अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यह है हमारी अर्थक्वेक की सरल और सटीक सी परिभाषा। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अर्थात भूकंप जो है धरती पर उत्पन्न कंपन है जो कि बहुत ही क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है। एक भूकंप जो है कुछ मिली सेकेंड से लेके कुछ मिनट्स तक जा सकता है, कभी भी 1 घंटे तक नहीं जाएगा। कुछ भूकंप विनाशकारी होते हैं और कुछ भूकंप जो होते हैं बिल्कुल भी क्षति नहीं करते। अगर आपकी उम्र 20 या 20 से ज़्यादा है तो आपने लाइफ में भूकंप जो है 1-2 बार एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। काउजेज ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने के कारण। भूकंप आने के मेनली 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख आपका है प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत से लोग इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जिसको हिंदी में लोग प्लेट विवर्तनिका भी बोलते हैं। दूसरा कारण है वोल्केनो इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी उद्गार। जब भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो भूकंप आ ही जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा उद्गार हुआ तो ज़्यादा खतरनाक भूकंप देखने को मिलेगा, अगर छोटा उद्गार हुआ तो छोटा भूकंप देखने को मिलेगा। तीसरा कारण है हमारा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ का क्रस्ट इस तरह से मुड़ता और सिकुड़ता है तो ये भी कंपन उत्पन्न करता है धरती पे, जिस वजह से भूकंप आने के चांसेस होते हैं और कई बार खतरनाक भूकंप आते भी हैं। चौथा कारण है हमारा वो है एंथ्रोपोजेनिक कारण। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स होता है, एंथ्रोस मीन्स मानव और जेनिक मीन्स जन्म लेना, यानी कि मानव जनित कारण। ठीक है, जब हम डैम बना देते हैं धरती पे कुछ इस तरह से, तो डैम का पानी जो है वो अर्थ के क्रस्ट पे प्रभाव डालता है, वजन डालता है, और इस बिगड़े हुए बैलेंस के कारण धरती पे जो है कंपन उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये ना पता हो कि पृथ्वी जो है वो प्लेट से बनी हुई है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी जो है वो 7 बड़े बड़े प्लेट तथा कई सारी छोटी छोटी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर जो है 20 प्लेट्स पाए जाते हैं और ये प्लेट जो है कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे की तरफ, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि खिसकते रहते हैं। और जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ, इन प्लेट्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब वे मूव करते हैं तो इस तरह की 3 गतियाँ होती हैं। सबसे पहला आपका कन्वर्जिंग मोशन, दूसरा जो है आपका ट्रांसफॉर्म होती है और तीसरा जो है वो है डाइवर्जिंग मोशन। हो क्या रहा है इन चीज़ों में? कन्वर्जिंग में इस इमेज को देख के आप समझ पा रहे हो कि जब 2 प्लेट पास आती हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, यानी कि एक दूसरे से टकरा जाना। दूसरा जो हमारा वो है ट्रांसफॉर्म होना। ट्रांसफॉर्म यानी कि ये ना तो टकरा रही हैं ना ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये बस रगड़ खा रही हैं। और तीसरे में हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना, यानी कि डाइवर्जिंग मोशन। इन तीनों ही परिस्थितियों में भूकंप आ जाते हैं क्योंकि हमारे प्लेट्स का जो है वजन और इनका आकार इतना बड़ा होता है कि हल्का सा भी रगड़ भयंकर कंपन उत्पन्न कर देता है। हालांकि अब प्लेट टेक्टोनिक्स के अलावा ये 3 और मुख्य कारण हैं जिनके कारण जो है भूकंप उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है वोल्केनो इरप्शन। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है, जब मैग्मा नीचे से फोर्स लगाता है तो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं जिसके कारण भूकंप आता है। बहुत ही सिंपल और सटीक एक्सप्लेनेशन है इसका इस पिक्चर के थ्रू। दूसरा है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ क्रस्ट, यानी कि जब क्रस्ट हमारा इस तरह से मुड़ता और सिकुड़ता है तो ये जो है एनर्जी और कंपन दोनों ही रिलीज करता है, इस वजह से जो है भूकंप आ जाते हैं। चौथा का कारण है हमारा एंथ्रोपोजेनिक कारण, यानी मानव जनित कारण। इसमें क्या होता है कि किसी डैम को आपने देखा होगा, डैम में जो है लाखों लीटर पानी होता है जिसका वजन जो है बहुत ज़्यादा होता है। जब हम डैम बनाते हैं तो पृथ्वी के क्रस्ट पे हम कहीं ज़्यादा वजन डालते हैं, कहीं कम वजन डालते हैं। इससे जो है अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें और भूकंप आ जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही माइल्ड भूकंप होता है, यानी कि
कमजोर भूकंप होता है। अब हालांकि इन 4 कारणों के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण धरती पर भूकंप जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए। जैसे कि एक कारण है आपका एस्ट्रॉइड का टकरा जाना। अगर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा तो जाहिर सी बात है भूकंप जैसी स्थिति तो उत्पन्न हो जाएगी। वही दूसरा कारण है आपका, अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण हो रहा है और ये फटा जोर से, तो धरती पे जो है कंपन उत्पन्न होगी और धरती पे जो है भूकंप जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप की संरचना कैसी होती है इंटरनली उस बारे में। तो इस इमेज को आप इससे रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये प्लेट और बी प्लेट मैं मान लेता हूँ, दोनों प्लेट जो है यहाँ पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, अर्थात एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो इस पॉइंट पे मान लो वो टकरा रहा है, तो ये हमारा फोकस बन जाता है। मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट, इसे हम फोकस कहते हैं। यही वो फसाद की जड़ है, यानी कि यही वो पॉइंट है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। इसे हम हाइपो सेंटर, यानी कि हाइपो का मतलब होता है अंदर और सेंटर का मतलब होता है केंद्र, आंतरिक केंद्र है। इसके जस्ट 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल पे एपी सेंटर बनता है, जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है। जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से मर्ज होती हैं उसे हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, जो कि रियल लाइफ में कुछ इस तरह का दिखता है। आगे की बात करें अगर हम, तो जब दो प्लेटें जोड़ से टकराएंगी तो जोड़ का भूकंप आएगा, और धीरे से टकराएंगी तो माइल्ड यानी कि कमजोर भूकंप आएगा। ये जो है कॉमन सेंस वाली बात हो गई। जब ये प्लेटें धरती पर टकराती हैं तो भूकंप लाती हैं, लेकिन जब ये प्लेटें समुद्र के अंदर टकराती हैं तो खतरनाक सुनामी लाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होता है। आइए अब जानते हैं कि इन वेव्स के मेजरमेंट में किस तरह के पैमाने का यूज किया जा रहा है। आज के ज़माने में भूकंप को मेजर करने के बेसिकली 2 पैमाने हैं, जिनमें से पहला का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। पहला है रिएक्टर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल हमारा 1 से 9 तक मेजरमेंट करता है, 1 यूनिट से 9 यूनिट तक। वही मर्केली स्केल जो होता है 1 यूनिट से 12 यूनिट तक मेजर करता है भूकंप की शक्ति को। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रिएक्टर स्केल जो होता है वो मशीन, इस मशीन को आप जानते हैं इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसकी सहायता से नापा जाता है और कंप्यूटराइज करके डाटा निकाल के उसको पब्लिश कर दिया जाता है पेपर वगैरह में, कि कल 5 रिएक्टर का भूकंप आया था या 6 रिएक्टर का आया था। इस तरह से आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा भी होगा ये सब। तो जाहिर सी बात है 1 रिएक्टर का जो भूकंप होगा वो माइल्ड होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा, पता भी नहीं चलेगा शायद। और 9 रिएक्टर का जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होगा। सेम मर्केली में भी ऐसा ही होगा, 1 वाला कमजोर होगा और 12 वाला जो है मैक्सिमम पावर के साथ आएगा। तो रिएक्टर स्केल को हम लोग सिस्मोग्राफ से नाप लेते हैं, बट मर्केली स्केल जो है हमारा, इसमें मशीन की सहायता नहीं ली जाती। मर्केली स्केल में क्षति के बेसिस पे, यानी कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ उस बेसिस पे जो है नापा जाता है। जैसे कि अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। जितनी ज़्यादा क्षति होती है उसी के आधार पर चीज़ें जो है नापी जाती हैं। तो हालांकि एक एक्यूरेट डाटा नहीं देता है, बट रिएक्टर स्केल जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, एक्यूरेट डाटा देता है और अभी जो है यही यूज में लाया जा रहा है। रिएक्टर स्केल्स के बारे में एक खास बात ये कि जैसे कि हमें पता है कि 1 रिएक्टर का भूकंप जो है थोड़ा कम पावरफुल होगा। इस तरह से अगर हम 9 की तरफ बढ़ते जाएँ तो 9 वाला जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसके मेजरमेंट के एक खास तरीके ये हैं कि 1 रिएक्टर से 2 रिएक्टर के बीच में, यानी कि इस तरह से 2 रिएक्टर का भूकंप जो है वो 1 रिएक्टर वाले भूकंप से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उसी तरह से 3 रिएक्टर वाला भूकंप जो है 2 रिएक्टर से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यानी कि आप देख सकते हो कि 3 रिएक्टर का जो भूकंप है वो 1 रिएक्टर के भूकंप से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप इसका मेजरमेंट मैथ लगा के थोड़ा सा कर लो कि 9 रिएक्टर का जो भूकंप है वो 1 रिएक्टर से कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। बेसिकली 4 रिएक्टर तक के भूकंप हमें फील नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं जो 4 रिएक्टर का फील कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में होता है कि 4 रिएक्टर का भूकंप आता है और पता भी नहीं चलता है। 4 से जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं 5 रिएक्टर, 6 रिएक्टर, 7 रिएक्टर, ये मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं। ये वाला तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये जो है बिल्डिंग्स गिरा देता है। अगर 9 रिएक्टर का रहा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, कहावत भी है कि जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे माउंटेन हो जाएगा, जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है ये। बट 4 तक अगर आपके सर में आ रहे हैं तो वो इट्स ओके, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जानते हैं थोड़ा उन वेव्स के बारे में जो कि अर्थक्वेक से उत्पन्न होती है। इनमें 2 टाइप की वेव्स हैं। सबसे पहले बॉडी वेव्स जो कि इंटरनली काम करती है सरफेस के नीचे, और दूसरा है आपका सरफेस वेव जो कि सरफेस पे आके डिस्ट्रक्शन करती है, सतह पे आके काम करती है। बॉडी वेव्स में आपका पी वेव्स एंड एस वेव्स हैं। पी फॉर प्राइमरी, यही वो वेव्स हैं जो सबसे पहले अर्थक्वेक के आने पे निकलती हैं। उसके बाद हमारा सेकेंडरी वेव्स वहाँ से निकलता है।
पी वेव्स की खासियत यह है कि बैक एंड फोर्थ काम करती है, यानी कि आगे और पीछे हिलते डुलती रहती है। इस वजह से जो है ना, इनकी गति एक्चुअली आप इस इमेज में देख लो अच्छे से। इस इमेज आपको चारों ही मोशंस के बारे में बता दिया गया है अच्छे से। खैर मैं इसे डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आप ये समझो कि क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ में गति कर रही है, इस वजह से सॉलिड, लिक्विड तथा गैस तीनों में ही ट्रैवल कर लेती हैं, बिल्कुल साउंड की तरह। दूसरा है हमारा सेकेंडरी वेव्स, जो कि सेकिंग मोशन यानी कि अप एंड डाउन के साथ चलता है, इस वजह से ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाता है। सरफेस पेज में हमारे पास दो वेव्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। धरती पे सबसे ज़्यादा तबाही यही वेव्स मचाते हैं, सरफेस वेव्स, जिनमें आपका लव वेव्स एंड रेलिंग वेव्स है। लव वेव्स में आपका परपेंडिकुलर मोशन होता है, यानी कि लंबवत चलती हैं ये वेव जो होती हैं, ये फास्टर होती हैं। ये जो होती हैं हायर फ्रिक्वेंसी विथ शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं। अगर आपने 8 क्लास में ध्वनि वाला चैप्टर यानी कि साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना, हायर फ्रिक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ के साथ आती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर जाती हैं। बट कमाल की बात यह है कि ये ज़्यादा समय टिकती नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं। वहीं रेलिंग वेव्स जो होती हैं, ये जो होती है हमारी, ये लोअर फ्रिक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ के साथ होती है। इस तरह से आप देख सकते हो इसको। ये भी बहुत ज़्यादा क्षति करती है हमारी सरफेस पे आके, बिल्डिंग गिरा देती है, सड़कें तोड़ देती है, काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन कर देती है। और ये जो है इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, या मैं कहूँ सॉरी कि इलेप्टिकल मोशन को फॉलो करती है। इलेप्टिकल मोशन क्या होता है, तो इस इमेज में देखो, जैसे पानी किस तरह से चलता है चारों तरफ, है ना, भंवर बनाते हुए, तरंग बनाते हुए, इसे हम इलेप्टिकल मोशन कहते हैं। ये जो है लंबे समय के लिए रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लास्ट लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है आपको। लॉन्ग लास्ट चलती हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा डेडली वेव्स होती हैं। बट अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो आप इसे टिक मार दोगे। लव वेव्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और सबसे ज़्यादा स्मूथ वेव्स कौन होती है इसमें, पी वेव्स, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, अभी इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ पे पी वेव जो आपको दिख रहा होगा, इसका पैटर्न आपको बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे वाला दिख रहा होगा। उसी तरह से एस वेव में जो है आपको सेकिंग मोशन दिख रहा है, हिलता डुलता दिखाई दे रहा है अप एंड डाउन। लव वेव जो है वो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे होते यानी लंबवत होते दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। रेलिंग वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल, इसमें तो इलेक्ट्रिकल नहीं दिखाई देगा अच्छे से क्योंकि ये सेक्शनल काट है ना, फिर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये जो है इलेक्ट्रिकल मोशन को फॉलो करती है और इस तरह से ट्रैवल करती है, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इस पॉइंट में शायद आप मेरा विश्वास ना करो, लेकिन एक साल में जो है लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन हम फील कितना कर पाते हैं, कुछ ही। शायद आपने लास्ट भूकंप कब फील किया था, शायद 7-8 साल पहले। तो देखो इस डाटा को ध्यान से देखो, अब देख सकते हो कि छोटे जो भूकंप हैं 2 से 3 रिएक्टर वाले, वो लाखों की संख्या में आते हैं, हर 2 मिनट पे एक बार आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे भूकंप जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, 9 रिएक्टर वाले, 8 रिएक्टर वाले, वो 1-2 साल में एक ही बार आते हैं बस। और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना, वो दशक में एक बार आते हैं, यानी कि 10 साल में एक बार आते हैं बस। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि धरती पे अलग अलग पॉइंट में भूकंप आते रहते हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम सिस्मोग्राफ से नाप लेते हैं। हम उसे सेंस तो नहीं कर पाते, पर आ तो रहे हैं रेगुलर ही वो। आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को समझते हैं, अर्थक्वेक जोन्स इन द वर्ल्ड। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन्स आपको दिख रही हैं, ब्लू वाला जो एरिया दिख रहा है, ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसमें आपको रिंग ऑफ फायर यानी कि पैसिफिक ओशन, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ब्लू दिख रहा होगा। ये वो एरिया है ना जहाँ पे सबसे बड़ा प्लेट यानी कि पैसिफिक प्लेट टकरा रहा है ऊपर वाले छोटे छोटे प्लेटों से, इस वजह से भूकंप वहाँ पे लगातार आते हैं। और ज्वालामुखी की संख्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। अब वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो ये रहा इंडिया का मैप आपके सामने। इसमें जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है भूकंप के लिए, जिसमें आपको नॉर्थ ईस्ट, बिहार का उत्तर वाला पार्ट यानी नॉर्थ बिहार जो कि नेपाल से टच है, गुजरात का भुज वाला हिस्सा, ये सब एरिया है जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। और बिहार में को 1934 में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, ठीक है, और भुज में भी भूकंप आ चुके हैं कई बार। वहीं जो आपका येलो एरिया है और ऑरेंज एरिया है, ऑरेंज एरिया बेसिकली ये भी डेंजरस हो जाता है आपके लिए, है ना, जिसमें आपका कौन कौन एरिया आ रहा है, तो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, और नॉर्थ बिहार और नॉर्थ यूपी यू कैन से। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं ये येलो जोन की, तो इसमें आपका एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार का साउथ वाला हिस्सा आ रहा है। और ब्लू जोन वो जोन है जो सेफ है भूकंप से, वहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लकी हैं पूरे के पूरे।
कर्नाटक है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, और भी कई सारे हैं, आप डिटेल में खुद से करोगे तो समझ जाओगे। तो ये थी हमारी आज की अर्थक्वेक क्लास। मैंने इस क्लास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, इस वजह से वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट खैर कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।